फजील अहमद साहब, आप सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आप भी जिस तरह से बात करते हैं, मैं फजील साहब आप ही के पास आऊंगा। एक तो अपडेट अगर हो वो, प्लस आप ये बताइए कि सीज फायर का जिस तरह से उल्लंघन किया गया, उसकी खिलाफ वर्जी की गई, मतलब क्या चाहता है इजराइल, क्यों ऐसा कर रहा है? और अमेरिका खामोश है, जो बाइडेन इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। क्या मजाक हो रहा है? मासूम लोग मारे जाए हर रोज 25-30 बल्कि ज्यादा, और दुनिया खामोश तमाशाई है। कोई कह रहा है यहां से मदद हो रही, अरे क्या मदद हो रही है? कैसी मदद हो रही है? लोग मारे जा रहे हैं, कौन मतलब कोई खड़ा होगा? हमें याद है कि जब हम लोग प्रोटेस्ट करते थे जंतर मंतर पे और तमाम, कई बार मैंने जिक्र किया, तो हम कहते थे हम यूएनओ चले जाएंगे, हम इंटरनेशनल कोर्ट चले जाएंगे, ओआईसी का दरवाजा खड़ा। अरे भाई क्या हुआ? कहां लोग जाएं? किससे मदद मांगे? एक नितिन याहू का हाथ नहीं पकड़ा जा रहा। फरीद साहब देखिए मुमताज भाई, ये इजराइल जो है, कभी भी हम पहले दिन इसीलिए हम बोले थे कि अभी कोई जंगबंदी नहीं हुई है। आज देखिए रिजल्ट सामने आ गया और आ ही रहा है लगातार। 3-4 दिन से जब से जंगबंदी का ऐलान हुआ है, तब से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। और देखिए, जब कोई बड़ा आदमी होता है जो तानाशाह होता है, अभी भी मिडिल ईस्ट को अमेरिका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। अगर इजराइल टूटा या खत्म हुआ तो मिडिल ईस्ट पे उसकी पकड़ कमजोर हो जाएगी। ये वो अमेरिका का सोच है। लेकिन एक तरफ उसे इस बात का भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पकड़ बनाने के चक्कर में मिडिल ईस्ट रूस और चाइना की तरफ रुख कर ले अपना, और जो कि दिख भी रहा है। तो ये दोनों चीज, इसीलिए अमेरिका खुल करके इस लड़ाई में नहीं सामने आ रहा है। नहीं तो जिस तरह से अफगानिस्तान में आया, जिस तरह से वियतनाम में आया, उस तरह से इजराइल का साथ वो नहीं दे रहा है, ना यूक्रेन का उस तरह साथ दे रहा है। लेकिन प्रॉक्सी वार कर रहा है, पीछे से पूरा ताकत देना, पूरा हमला करना। और अभी जियो बाइडेन 20 जनवरी तक दुनिया भर के लोगों को ये उम्मीद है कि 20 जनवरी के बाद परिस्थितियां बदलेंगी। लेकिन 20 जनवरी से पहले अभी नेतन्याहू को भी लग रहा है कि ट्रंप की सरकार शायद हम लोगों को न तवज्जो दे। तो ये यही कारण है कि वो चाह रहे हैं कि 20 जनवरी से पहले पहले हम कुछ चमत्कार कर लें। और ये पस्त, उनको लगता है कि ये लोग पस्त हो गए हैं बम्बार्टमेंट करके, हवाई हमले करके। तो ऐसा नहीं है, वो ये सोच गलत है उनकी। और नेतन्याहू, चूंकि देखिए मरना तो सबको है ही, कोई आज मरे, कोई 4 साल बाद मरे, कोई 10 साल बाद मरे, तो मरना तो सबको है। लेकिन बार बार मरने से, फिलिस्तीन तो आज 40 साल से 45 साल से मर रहा है, वहां के लोग, काफी लोग मर गए। तो एक एक बार मर जाए जितना मरना है सबको, ये सब फिलिस्तीन के लोग भी सोच रहे हैं इस बात को। और दूसरे लोग भी सोच रहे हैं कि भाई इस लड़ाई को अब कहीं ना कहीं एंड ला के रखना है। और इस वक्त अमेरिका की स्थिति भी कमजोर है और इसराइल की स्थिति भी कमजोर है। तो अब लड़ाई जब इतने साल से लड़ ही रहे, तो अब ज्यादा पीछे हटने की या समझौते की बहुत बड़ी बात नहीं। इस समय इसराइल बैकफुट पे है। क्योंकि देखिए, जब कोई बड़ा पेड़ काटना होता है ना, तो पहले उसकी शाखाओं को काटा जाता है, शाखाओं को काट के हल्का किया जाता है। ठीक वही इजराइल है। इजराइल एक बहुत बड़ा पेड़ है, धीरे धीरे उसको चारों तरफ से जब हल्का करेंगे, उसके बाद मेन पेड़ काटेंगे। ये दुनिया का नियम है और इसी नियम से हर चीज चलता है। तो भले ही अभी इजराइल, नेतन्याहू चाहे जो भी सोच रहे, या अमेरिका जो सोच रहे, अभी अमेरिका तो दो मुहाने पे खड़ा है, इधर जाए उधर जाए, जो भी घटना हो रही है। अभी देखिए, जियो बाइडन के लड़के को जियो बाइडन ने सजा माफ कर दिया। उनके ऊपर टैक्स चोरी का केस चलता था, ड्रग्स का केस चलता था, उसको उन्होंने माफ कर दिया। पूरा अमेरिका में मची है इलेक्शन के बाद। अब जियो बाइडन को लगता है कि भाई अब हम तो दोबारा राजनीति में आएंगे नहीं। तो दुनिया में कभी अमेरिका से ये उम्मीद कोई नहीं कर सकता था कि राष्ट्रपति जुडिशरी मामलों में हस्तक्षेप करके अपने बच्चों को उससे अलग कर ले। तो अब ये क्या है? डेमोक्रेसी है? क्या है डेमोक्रेसी? सिर्फ सही कहा तेजावत साहब ने कि डेमोक्रेसी की चोला पहन करके लोग काम तो राजशाही वाला ही करते। कहाँ है डेमोक्रेसी? गरीब आदमी छोटी सी बात कोई उठा दे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। डेमोक्रेसी में नहीं होता है क्या? पुलिस तो सरकार के कहने पे ही चलती है। तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। ये डेमोक्रेसी की आड़ में राजशाही है। और दुनिया भर के लोग इस बात से स्तब्ध हैं
कि जो बाइडेन ने अपने बच्चे की सजा माफ कर दी, यानी उन्हें जुडिशरी से दोष मुक्त कर दिया। ये तो आज तक कभी नहीं हुआ। उम्मीद भी नहीं कोई करता था कि अमेरिका जैसा देश, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का, मजबूत लोकतंत्र होने का दुहाई दुनिया को लोकतंत्र सिखाने वाला आदमी, आज अपने लड़के को केस माफ कर दिया, अदालत को खत्म कर दिया। तो ये सब तो अब होगा। अब ये भी तेजावत साहब ने सही कहा कि दुनिया जो है इस जगह पे खड़ी है कि सबका चेहरा बेनकाब होगा। इसके बाद पर मनुष्य परिस्थितियों का गुलाम होता है। जब ये सब चीजें सामने आ रही हैं तो डेमोक्रेसी की भी सफाई करने की या उसे और अच्छा बनाने के लिए लड़ाई दुनिया भर में अब लड़ी जाएगी। और ये लड़ाइयां इसी अहंकार का परिणाम है। रावण अपनी लंका जब तक जला नहीं लेगा, वो उनको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक दिन रावण भी मारा जाएगा। याद रखिएगा, इतिहास है इस बात का कि रावण मारा जाएगा और अपनी लंका जलवा के मारेगा। जी मुमताज भाई। जी बिल्कुल प्रोफेसर तेजावत, आपने एक बहुत ही पॉजिटिव जेस्चर का इजहार किया कि न्याय की उम्मीद तो रहती है और बिल्कुल रहनी चाहिए। हम देखते हैं कि लोग कहते हैं कि अगर यहाँ न्याय नहीं होगा तो ऊपर वाला न्याय करेगा। ये भी एक उम्मीद की कड़ी है। ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी एक पॉजिटिव थिंकिंग होती है, यानी इंसान जो है वो उम्मीद रखता है। अगर उसे लगता है कि दुनिया में भी दुआ जैसे हमारे यहाँ मांगी जाती है, जिसको मन्नत कहते हैं, तो ये कहा जाता है कि भाई उसके 3 सेगमेंट हैं। पहले कि फौरन हो सकता है कि कबूल कर ले ऊपर वाला। दूसरा ये कि हो सकता है कि किसी वजह से न कबूल कर रहा हो कि वो आपके हक में ना हो, यानी कई बार आप नहीं जानते कि वो आपके हक में चीज है कि नहीं है। और तीसरा ये कि अगर यहाँ नहीं होगी तो आखिरत में होगी। तो ये क्या है कि मैं इसे ये मानता हूं कि ये एक पॉजिटिव जेस्चर देने वाली बात है कि आप हमेशा जो है पॉजिटिव सोचे, निगेटिव न सोचे, क्योंकि निगेटिव सोचने वाला कामयाब नहीं होता है। तो ये जो आपने बात कही, मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी बात कही। मैं फजील साहब पास आऊंगा। फजील साहब, जो आपने बातें सुनी, सवाल ये है कि गजा में हमले नहीं रुक रहे हैं तो क्या होगा। एक खबर ये आई थी और आपने भी कई बार प्रोडिक्ट किया कि अब आखिरी चारा ये है कि लोग जो है इजराइल में आप दाखिल हो जाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि अगर सीज फायर नहीं होता है और इसी तरीके से कत्लेआम रहा तो फिर वही होगा जो आप कहते रहे हैं? और क्या इसको कहीं से ये चीजें नजर आ रही हैं? क्योंकि हम लेबनान के साथ साथ जॉर्डन के भी हालात जो है वो खराब हो रहे हैं। वहां लोग सड़कों पे आ रहे हैं। अभी तुर्की में हमने देखा कि जो रजब तैयब अर्दगान है, उनकी तकरीर में लोग खड़े हो गए, उनको रोक दिया बोलने से। तो ये जो सिचुएशन कैसे देखते हैं इसको फजील साहब? देखिए मुमताज भाई, मैं इटली का तानाशाह मुसोलिनी पर मैं बात करता हूं। इनसे भी ज्यादा खतरनाक और तानाशाह थे। और जब यूएसएसआर के साथ पोलैंड में हमला हुआ, पूरी लड़ाई उनके पक्ष में थी और वो लगता था कि पूरी दुनिया ही जीत लेंगे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि 3 दिन के अंदर युद्ध भी खत्म हो गया और वो पकड़े भी गए और मारे भी गए। पब्लिक ने मारा उनको। वो एक पुलिस के सॉरी फौज के कर्नल की वर्दी पहन के और फौजी गाड़ी में बैठ के भाग रहे थे। लेकिन कुछ पब्लिक के लोग उनको पहचान गए और उनको पहचान के गाड़ी से उतार लिए और इतना मारे कि वो मर गए। उनको पोल से टांग दिया। बहुत दुर्दशा हुई उनकी। उसके बाद हिटलर ने ये बात सुनी तो उसने सुसाइड कर लिया। उसको किसी ने नहीं मारा, अपने से सुसाइड कर लिया। तो ये सब दुनिया में होता है। और जब भी आप देखिए श्रीलंका में क्या हुआ, पूरी स्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट को पब्लिक ने हटा दिया। खुद पब्लिक घुस गई राष्ट्रपति भवन तक, प्रधानमंत्री के भवन तक। बांग्लादेश का आप देखिए, स्टेब्लिश सरकार, 15 साल से वो सरकार में थी, स्टेब्लिश थी, और एक हफ्ते में उनको बांग्लादेश छोड़ के भागा पड़ना, शेख हसीना को भागना पड़ा। तो ये नहीं है कि जितना दुनिया आज फास्ट है उतना एग्रेसिव भी है। अब पहले वाली बात नहीं है कि सरकार और प्रधानमंत्री और लीडर्स की बातों को लोग चुपचाप बर्दाश्त करते रहेंगे, क्योंकि आम इंसान की जिंदगी, सबको अब ये इतना ज्यादा लोगों की लिटरेसी रेट बढ़ चुकी है, समझदारी बढ़ चुकी है कि जो कुछ ये लोग करते हैं उसका असर हमारे ऊपर, पब्लिक के ऊपर पड़ता है। अगर एक मिनिस्टर 1 लाख रुपए की चाय पीता है तो उसका कुछ पैसा जो है आम आदमी की जेब पे जाता है।
यानी पब्लिक के पैसे से ही वो चाय पीता है मिनिस्टर, और अपनी तनख्वाह भी लेता है, भत्ते भी लेता है, प्लस अपने ऊपर इतना अधिकारी कर्मचारी रख करके बेवजह राज्य सरकार या सरकार के ऊपर बोझ भी डालता है। तो अब दुनिया समझ चुकी है कि ये सिस्टम कैसे चलता है। पहले लोग नहीं समझते थे, पहले सरकार को राजा समझते थे, उनको लगता था कि राजा का कोई अपना खजाना होगा, उसी में से राजा लुटाता होगा। लेकिन अब ये पूरी दुनिया की जनता जान चुकी है कि राजा के पास अपना कोई खजाना नहीं है, वो हमारे खजाने को ही लुटा रहा है। मेहनत करके हम कमा रहे हैं और ये लोग लुटा रहे हैं उसको। तो इसलिए अब ज्यादा प्रहार होता है। तो ये मत सोचिए कि इजराइल स्टेब्लिश गवर्नमेंट है, और वहां तो स्टेब्लिश है भी नहीं। कुछ चीजें हैं जिसकी वजह से अभी लोग मुखर नहीं हो पा रहे हैं, नहीं तो इजराइल के अंदर ही नेतन्याहू को हटाने के लिए सारी तरीके लोग अपना रहे हैं। और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि या तो लंका जो है जलेगी, या रावण मरेगा, या रावण हटेगा। इसमें से तीन में से कोई एक चीज तो होनी ही होनी है, क्योंकि ये युद्ध का इजराइल की आम आवाम पर कोई फायदा नहीं है, बजाय सिर्फ नुकसान होने के फायदा नहीं। तो एक ये चीज इजराइल के अंदर से भी आवाज उठ रही है, पूरी दुनिया में उठ रही है। तो बहुत दिन तक नेतन्याहू दोनों तरफ संभाल नहीं पाएंगे। अगर ये युद्ध लंबा चला या ज्यादा हुआ, तो इजराइल की जनता खुद विद्रोह कर देगी, और जिस तरह से श्रीलंका और बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, उसी तरह इजराइल का भी होगा। जी मुमताज भाई।